घर में किसको कॉपी करते हो ज़्यादा? कोई है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे अंदर आया है? पापा तो पोइटिक हैं थोड़े से, और उनको पोइट्री सुनना और मुशायरे सुनना उनको बड़ा पसंद है। राहत इंदौरी साहब उनके फेवरेट हैं। लेकिन मम्मी बहुत फ़नी है। उनका साइड जो है ननिहाल, जो मैं कह सकता हूँ कि वो बड़ा फ़नी है। उसी से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आई है। तो मैं स्कूटी से जा रहा था तो एक बार स्किड कर गई। वापस आया तो मम्मी को मैंने बताया। मम्मी ने बोला नेक्स्ट टाइम तुम बस से जाओगे। मेल्स ने फीमेल्स के बारे में बड़ी अच्छी बातें भी कही हैं। जैसे कि मम्मी के बारे में हम लोगों ने कहा हुआ है माँ के पैरों के तले जन्नत होती है ना। हम लोग ये भी कहा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब मैं लखनऊ आ रहा था तो मैंने एक ट्रक पे देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऊपर से फीमेल्स को मैं ये भी देखता हूँ कि उनको क्रेडिट नहीं मिलता बहुत सारी चीज़ों का जो दिया जाना चाहिए। तो इस पर मैंने एक बात बड़ी नोटिस करी कि उनसे हमेशा ये पूछा जाता है कि आप ड्राइविंग में अच्छे हो कि नहीं अच्छे, या आप स्कूटी ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन घर कौन पूरा चला रहा है इस पर कोई कभी बात नहीं करता। अपने ही नया जो सेट है उस पर मैंने इस बारे में बात भी की कि अगर मम्मी लोग नहीं हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि घर का मालिक कौन है और घर का मालिक कौन है। जैसे कि जाकिर सर का मैं कंटेंट देखता हूँ तो उनको ऐसा कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर है। ज़ीशान, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कॉमेडियन ही है या कोई और? इंस्पिरेशन कॉमेडियंस में अगर आप पूछोगे तो कुछ फीमेल कॉमेडियंस भी हैं जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत शुरू से उनको देखा हुआ है, सुमायरा शेख करके एक हैं, वो बहुत अच्छा इस वक्त कर रही हैं। अभी बिग बॉस में भी वो गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी स्टेज प्रेजेंस, टाइमिंग और ऑब्जर्वेशन ऑडियंस को पेट पकड़ के हंसने पर मजबूर कर देती है। बट आज हम उनके पीछे छुपे इंसान से मिलेंगे, जो उनकी जर्नी, उनके फेलियर, द फनी डिजास्टर्स एंड वो इमोशनल मोमेंट्स जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी किसी को ना बताया हो। सो लेट्स वेलकम हमारे आज के गेस्ट, द सुपर टैलेंटेड, सुपर फनी ज़ीशान। हाय ज़ीशान। हेलो मैम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है ज़ीशान? अच्छा लग रहा है। आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं? कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो बचपन में ज़ीशान कैसे थे? अपने बारे में कुछ बताओ। बचपन में कैसे थे? इंट्रोवर्ट थे या शुरू से फनी थे? बचपन में मैम, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा। तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए पेरेंट्स की या फिर जो सिबलिंग्स हैं उनको हंसाने के लिए, तो वो तो थोड़ा सा मैं ड्रामा तो क्रिएट करता था शुरू से ही। बट वैसे इंट्रोवर्ट था कि अगर मुझको कोई मेहमान आए हैं घर में तो मैं पीछे भागता था कि उनके सामने पढ़ना मुझको पसंद नहीं था। बट ये होता था कि कहीं ना कहीं कभी भी ज़रूरत होती थी कि चाय मंगवाई जा रही है तो मुझको ही भेजा जाता था। अच्छा। तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी। और उसके बाद में आपको पता ही है इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है। कोई अपना टैलेंट, कौन सा टैलेंट दिखाते थे मेहमानों को? उस वक्त तो मैम मैं स्केच करता था। अच्छा। हाँ, शुरू में, क्योंकि दोनों, मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर दोनों स्केचिंग बहुत अच्छी थी दोनों की। तो मैं ट्राई करता था उनको कॉपी करने का। तो होता है ना कि थोड़ा सा मुझे भी अटेंशन मिले थोड़ी सी। तो शुरू से ही वो चीज़ थी। तो मुझे लगता है वही धीरे धीरे करके स्टैंड अप में कन्वर्ट हो गई। और अभी भी मुझे अटेंशन चाहिए रहती है थोड़ी सी। अब तो आपको फुल अटेंशन मिलती होगी, सिर्फ घर में नहीं बल्कि सारी ऑडियंस की। हाँ मैम, ये तो है कि अटेंशन मिलती है। कभी कभी अच्छी मिलती है, कभी कभी थोड़ा सा। अच्छा, ट्रोलिंग भी होती है क्या? हाँ, ट्रोलिंग इस वक्त इतने सीधे इंसान की कैसे ट्रोलिंग करते हैं लोग? मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं शायद। मिसअंडरस्टैंडिंग जी, क्योंकि ऐसा है कि मैम जो भी आप कंटेंट हम लोग डालते हैं तो यूट्यूब पर तो एक पूरा वीडियो पड़ता है। और उसमें भी ये रहता है कि 10 मिनट्स का अगर है तो 40 मिनट्स या 60 मिनट्स का हम लोग का पूरा एक शो रहता है। तो उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एंड क्या है, कि क्या बताना चाह रहा है, उसका क्या कंक्लूजन है, क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है। और इंस्टा पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 30 सेकेंड्स की वीडियो से ही लोग जज कर हाँ लेते जज हैं। करने लगते हैं और मिसअंडरस्टैंड करके फिर उसी हिसाब से ट्रोलिंग करते हैं। तो ट्रोलिंग अफेक्ट करती है ज़ीशान? मैम अफेक्ट करती है तुम्हें? मतलब करती जैसे है। लगता है कि परेशान हो जाती हो ट्रोलिंग से? हाँ, कभी कभी ऐसा रहता है कि परेशान हो जाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मैं कैरी करता नहीं हूँ अपने साथ में। और हाँ, ये कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट की मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो थोड़ा सा एब्यूज़िव भी रहता है तो भी मैं उनको नॉर्मली ही थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टाइप का मैं उनको आंसर बैक करता हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी लोग फैंस में कन्वर्ट भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से आप खुद को चेंज ना करो, और हो सकता है कि आगे चल के वो लोग आपने बदल जाए बिहेवियर आपको। से, अपने अच्छे बिहेवियर से आपने अपने ट्रोलर्स को भी फैन बना दिया। हाँ मैम, कुछ कुछ बने जी।
तो घर में किसको कॉपी करते हो ज़्यादा, मतलब कोई है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारे अंदर आया है, मतलब जैसे, या अपना ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, खुद की एक वो है, कोई हेरिडेटरी या कुछ ऐसा है? यस मैम, पेरेंट्स में पापा तो पोइटिक हैं थोड़े से। अच्छा। इंट्रोवर्ट हैं, वो भी कम बात करते हैं और उनको पोइट्री सुनना और मुशायरे सुनना उनको बड़ा पसंद है। राहत इंदौरी साहब उनके फेवरेट हैं। वाह। तो वो पोइटिक हैं, वो राइट भी करते हैं बट वो कभी सुनाते नहीं हैं, बहुत कम। अच्छा। ऐसा रहता है कि वो एक्सप्रेस करें। लेकिन मम्मी बहुत फ़नी है और अच्छा। उनका साइड जो है वो ननिहाल जो मैं कह सकता हूँ कि वो बड़ा फ़नी है हमारा, और उसी से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आई है। एक इंसिडेंट भी अभी हुआ था, मैं आपको शेयर करता हूँ जी। कि मैं जॉब पे जाता हूँ क्योंकि मैं टीचिंग भी करता हूँ। तो मुझे 30 किलोमीटर जाना रहता है और आना रहता है। 30 किलोमीटर? यस मैम। तो मैं स्कूटी से जा रहा था, तो एक बार स्किड कर गई तो एक्सीडेंट हुआ। वापस आया तो मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने बोला नेक्स्ट टाइम तुम बस से जाओगे। अच्छा। तो बस से जब मैं गया अगले दिन, तो बस के सामने एकदम से भैंस आती है तो बस वाले ने ब्रेक मारा, मैं खड़ा था तो मेरे शोल्डर पे उसका बीच में जो पोल होता है वो लगा। तो मैं फिर घर पे आके मम्मी को बोला कि मम्मी फिर आज लगी है, मैं बस से गया था। तो बोलती है अगले दिन तुम पैदल जाओगे तो उनका ये बहुत फनी मुझे लगा है जब उन्होंने बात कही थी कि तुम 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पैदल जाके आओगे। मुझे बड़ा फ़नी लगा था ये। तो कुछ ऐसे बचपन की कोई याद है जो अब, मतलब था तो वो डिज़ास्टर होगा शायद आपके लिए, और पर अब आप उसे यूज़ करते हो एज अ गोल्ड? ऐसे जोक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं बट सारे मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसे हैं, हम लोग सुबह निकल जाते थे कज़िन्स। तो सुबह सुबह ऐसा होता है कि वॉक के लिए निकल जाएंगे और वहाँ पे खजूर के पेड़ होते थे। अच्छा। तो हम लोग कोशिश करते थे कि चढ़ के उनको तोड़ा जाएगा। कहाँ पे, और कौन सी जगह की बात ये कर? खैराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये सीतापुर में लगता है। अच्छा। तो वहाँ पे ननिहाल और ददियाल दोनों मेरे वहीं पे हैं। ठीक है। तो हम लोग निकल जाते थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, ऐसे 5 साढ़े 5 बजे, एकदम जहाँ पे कोई नहीं होता था सड़कों पे, उस वक्त हम लोग निकल जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब पहुँचे, क्योंकि हमारी खाला है तो उनके कुछ तो डायबिटीज़ का इशू था, तो वो खालू के साथ में वो भी निकली थी वॉक पे। तो हम सारे उस वक्त जब उनको देखा तो मैं सबसे ऊपर चढ़ा हुआ था। अच्छा। मैं सबसे ऊपर खजूर का पेड़ जो रहता है, क्योंकि थोड़ा सा बैंड था, तो ये था कि पीछे भी मेरे कजिन्स मेरे पीछे पीछे चढ़े हुए थे, तो हम ऐसे 5 चढ़े हुए थे। और जब मैंने उनको देखा, उनसे हम सारे घबराते थे। तो मैंने बोला कि खाला है आई हुई और उधर देखो सामने जा रही हैं वॉक पे। तो मैंने तो हाथ छोड़ा और नीचे फिर जो है जो हुआ तो हुआ ब्लंडर। तो ये बड़ा इंसिडेंट जो है एम्बैरेसिंग था, बहुत चोट लगी थी हम लोगों के क्योंकि मैं काफ़ी ऊपर था। और अब वो हंसी में निकलती है बात। हाँ, ये तो मैं इंसिडेंट उनको भी मैंने बताया, तो वो भी बहुत हंसी थी इस बात पे कि ये लोग ऐसे डर की वजह से चोट खा जाते हैं और वहीं से छोड़ दिया ऐसा। तो खजूर मिला कि नहीं? नहीं, खजूर उस दिन तो नहीं मिले। अच्छा। उस दिन नहीं मिले। तो ज़िशान, जब आपने कॉमेडी करना शुरू करा, स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करा, तो लोगों से सपोर्ट मिला, या वो सिर्फ यही देखने आते थे कि ये करता क्या है? मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था, एकदम मुंबई से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये 9 साल हो गए इसको। तो ये था कि मैं थिएटर करता था उस वक्त। अच्छा। जी। तो कहाँ पे? मैंने कई लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ अलग अलग थिएटर ग्रुप में। अच्छा। तो एक मुजीब खान करके हैं, तो उनके थिएटर ग्रुप में मैं आइडिया करके उनका थिएटर ग्रुप था मुंबई में। तो कई मंथ्स उनके साथ में मैं जुड़ा, प्लेस किए, प्रेमचंद जी के प्लेस करते हैं वो। ओह, वेरी गुड। तो उसके अलावा फिर उसके बाद में हमारे बरेली शहर के ही नज़दीक है, और वहाँ से एक प्रमोद सर हैं, वो NSD रिपर्टरी से पास आउट थे। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पे कैरेक्टराइजेशन वगैरह उनसे सीखा, तो कई साल उनके साथ में जुड़ा रहा। तो ऑडिशंस वगैरह देता था, तो कभी कभी कुछ पार्ट मिलता था, छोटा मिलता था। तो मुझे ऐसा लगा कि बड़े पार्ट के लिए मुझे राइटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने राइटिंग स्टार्ट की कि अगर आपके पास में स्क्रिप्ट होती है, आप स्क्रिप्ट देते हो, तो वो छोटा पार्ट बड़ा पार्ट आप मांग सकते हो उनसे कि ये वाला पार्ट मुझको करना है। तो मैंने इसलिए मैंने स्टार्ट करा राइटिंग करना। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कॉमेडियंस भी काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं, अच्छा पैसा मिलता है इसमें। तो मैंने फिर कॉमिक राइटिंग, मैंने जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज मुझे मिले मैंने उससे सीखना शुरू किया। और उस वक्त कैनवास लाफ क्लब होता था, अभी तो वो बंद हो गया, अभी हैबिटेड है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जाके ओपन माइक्स करना स्टार्ट किए। जी। तो कैसा रिस्पांस मिला वहाँ पे? वहाँ पे जो पहला मेरा ओपन माइक था उसमें तो अभिजीत सर एक कॉमेडियन है, वो होस्ट थे।
तो मैं 30 सेकेंड्स में ही वहाँ पे कुछ इम्प्रेशंस करके उतर गया था। तो पहला एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा मुश्किल ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं स्टेज पे जाने लगा तो रिस्पॉन्स भी फिर धीरे धीरे करके अच्छा आने लगा था। तो अपनी कॉमेडी की स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हो, सिंस यू आर अ राइटर ऑल्सो? हाँ मैम, वो कॉमेडियन सारे ही प्रोबेबली वो खुद ही लिखते हैं, अदरवाइज उनके ऊपर ये रहेगा कि ये कॉपी करते हैं कहीं से। बड़ा सीन होता है ये वाला हम लोगों के साथ में कि आप जो कॉपी नहीं करो। कभी कभी ऐसा होता है आपने लिखा बट सामने वाले ने किसी तरीके से वो पहले कह दिया, रिकॉर्ड हो गया, तो फिर वो आप नहीं कर सकते। अच्छा, चाहे तो वो ये आपका भी अपना थॉट हो, पर दो जनों को सेम थॉट भी आ सकता है। हाँ नहीं, ऐसा हुआ है। एक आपने ये चीज़ बोली तो मुझे एक बात याद आ गई। दिल्ली में एक कॉमेडियन है, उन्होंने एक जोक डाला था, तो वो मैं पहले से कर चुका था। मैंने उसका पोस्ट इंस्टा पे पहले ही कई साल पहले डाला हुआ था, तो मैंने उससे शेयर किया। तो उसने बोला भाई मैं क्या करूँ, अभी मैंने तो कर दिया है, अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम भी करो मैं भी करता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ थी। क्या जोक था वो? एक्चुअली जोक ये था, थोड़ा सा आई थिंक कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहिए, बट ये था कि लोग ऐसा बोलते हैं मुस्लिम्स को ये वो कन्वर्ट कर देते हैं, बट मुझे तो पीडीएफ से वर्ड में भी कन्वर्ट करना नहीं आता फाइल। अच्छा। तो ये उसका एक ये जोक था। ओके। तो हमेशा से, जैसे अब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो और कितने सालों से कर रहे हो आप? मैं बीच में ब्रेक हो गया था, तो मुझे लग रहा है ऐसा कंटिन्यूसली 2-2.5 साल तो इधर हो गया। अदर देन दैट 9 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। पहले मैं इंग्लिश में करता था, क्योंकि मुंबई में था और वहाँ पर ऑडियंस वैसी ज़्यादा है जी। तो मैं ये सोचता था कि यहाँ पे कॉर्पोरेट शोज़ मिलना इजी हो जाएगा अगर मैं इंग्लिश में करूँगा। तो मिले कॉर्पोरेट शोज़? हाँ, मैं उससे पहले मैं यहाँ पे वापस आ गया। मैं खुद के शोज़ डालने स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट। अच्छा। लेकिन ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स, कोरोना, कुछ पर्सनल लाइफ, अच्छा, तो वापस आना पड़ा। लेकिन फिर मैंने यहाँ लखनऊ से स्टार्ट किया। लखनऊ से। तो यहाँ पे भी अभी आप ओपन माइक्स करते हो लखनऊ में? मैं शुरू में यहाँ पे किया, बट अब मैंने वहाँ पे अपने शहर में भी खुद से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने में थोड़ा सा इशू हो जाता था। जी जी जी। कि मैं शाहजहाँपुर से यहाँ पे ट्रैवल तो करता था जोक टेस्ट करने के लिए, बट ये है कि एक लंबी दूरी रहती थी जी। मैं सुबह निकलता था और रात में 11, साढ़े 11, 1 बजे ऐसे पहुँचता हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने शहर में भी शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, और अपने शहर में आप लोगों को हंसा रहे हैं। हाँ मैम, बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है। पर ऐसा कभी हुआ कि आपके शो में कभी क्राउड ना आया हो, या 2 ही 3 लोग आए पर हो? आपने हाथ रख दिया। दुखती रख पे हाथ रख। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैंने जब मेरा ऐसा 1 आवर पूरा कंप्लीट हो गया था शो का, तो मैंने डिसाइड किया कि इसका एक ट्रायल शो डालते हैं। अच्छा। तो यहाँ नहीं डाल के मैंने सोचा अपने शहर में भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी धीरे धीरे ऑडियंस जानेगी तो आएगी। बिल्कुल। अगर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ट्राई करता हूँ, तो मैंने एक ट्रायल शो डाला। तो पिज़्ज़ा हट करके एक कैफ़े होता था, वहाँ पे हमने उस शो को डाला। तो हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 4 लोग आए थे। अच्छा। उसमें एक मम्मी थी और उनकी एक आई थिंक सिस्टर थी, और उनकी बेटी थी, एक बेटा था। अच्छी बात ये हुई थी कि उसमें से बेटा जो था वो समय रैना का फ़ैन था। ओह। तो मुझे आजकल के बच्चे तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिला, और मैं अपने जोक्स थोड़े बहुत जो भी मैं कर पाया वहाँ पे, तो मैंने उसको ही सुनाया, उसको फोकस करके मैंने पूरा शो कर दिया। बट ये था कि उसके बाद से अभी तक मैंने ट्रायल शो अपने शहर में नहीं डाला। अच्छा। बट कोशिश करूँगा आगे ऑडियंस आती है कि नहीं। हाँ, अब तो लोग काफ़ी अवेयर हैं स्टैंड अप कॉमेडी को लेके। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपके शहर में भी लोग काफ़ी अवेयर होंगे, तो अब आपको डालना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ मैम, मैं कोशिश करता हूँ। ज़ीशान, आप जैसे लोगों को हंसाते हो, है ना, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद बहुत स्ट्रेस में हो या परेशान हो या डिप्रेशन में हो, क्या कॉमेडी ने आपको खुद हेल्प किया है? हाँ मैम, ऐसा एक टाइम तो फेस आया था ऐसा कि कुछ सही नहीं चल रहा था। बात करना चाहोगे उस फेस के बारे में? हाँ मैम, बिल्कुल। क्योंकि मैं उससे निकल चुका हूँ तो आई थिंक मैं बात कर सकता हूँ। एक इंस्पिरेशन भी होगा ये लोगों के लिए। यस मैम। कॉमेडियंस जो करते हैं वो हम बहुत ही आई थिंक प्रोविंशियल नज़र से देखते हैं, उसको बहुत ही बारीक नज़र से देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बाद जो मैंने जाना है, जो उन्होंने मेरी लाइफ पे जो उनका इम्पैक्ट पड़ा है, तो मुझे समझ में आया, एक तो रिस्पेक्ट बढ़ी उस प्रोफेशन के लिए, कॉमेडियंस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी, और उसके अलावा फिर मैंने भी ये धीरे धीरे डिसाइड कर लिया कि मुझे ये तो करना ही करना है। क्योंकि जो
जो फेज़ से मैं गुज़र रहा था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए बिरयानी पास में रखी होती थी मगर खा नहीं पाते थे तो वैसे ही सो जाना होता था। बहुत टफ़ टाइम था। तो उस वक़्त मैंने जाकिर सर के, जाकिर ख़ान, अभिषेक हम्म। उपमन्यु और बस्सी इन सभी के जो शोज़ इन्होंने 1-1 घंटे के ये पूरे सब डाल रखे। आपकी इंस्पिरेशन है? हाँ, इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझको वापस आने में। जो टाइम में मैं एक तरीके से स्टक हो गया था और निकल नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैं इनको बहुत ही थैंकफुल हूँ पहले तो इन लोगों को और इन लोगों के लिए। और उसके बाद में इनका मेरी लाइफ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और मैंने इसी वजह से कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ऐसा था कि ये चीज़, ये प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है और ये कहीं न कहीं लोगों को हेल्प करता है। अननोइंगली आप कहीं न कहीं पहुँच जाते हो, किसी की फ़ीड में पहुँच जाते हो। एक मेरे पास में मैसेज भी आया था, एक मेरी रील कुछ तो वायरल गई थी, 2.8 मिलियन उसमें है अभी। तो एक बंदा मुझको मैसेज करता है और मुझको बोलता है कि मैं 3 महीने बाद हँसा हूँ। इतना मैं परेशानी में था और ये वो उसने पूरा अपना बताया। मैंने कहा तुम मुझको बात करो, मैंने थेरेपी के भी क्लासेस लिए हैं, मैं तुमको हेल्प कर ओह! सकता हूँ। बट कितनी ही सेड अच्छी। नहीं यार तुम कितना करोगे? मैंने कहा आई ट्रीट यू एज़ अ फैमिली बिकॉज़ तुम अब मुझसे जुड़ गए हो तो एक तरीके से तुम मेरी एक फैमिली हो, बस ये बढ़ रही है, बस तुम थोड़ा-सा दूर हो। तो उसने मना कर दिया लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और बहुत अच्छा बोला। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हमको ये मौका मिला है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, अनजाने में ही हम किसी की फ़ीड में पहुँच जाते हैं, उनको मुस्कुराने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है इस एक प्रोफ़ेशन के बारे में। नोबल वर्क ही, जैसे आप टीचर हो, ऑलरेडी आप एक नोबल यस मैम। काम कर रहे हो और उसके साथ-साथ आप ये भी कर रहे हो, तो मतलब परमानेंट फ़ैन आप बना रहे हो। हुँ, थोड़ा-सा डर लगता है क्योंकि बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। हुँ। तो क्योंकि कुछ जोक्स मैंने बहुत पहले लिखे हुए थे, 9 साल पहले के जोक्स लिखे हुए हैं जो मैं अभी यूज़ करता हूँ, हुँ। उनको ट्रांसलेट करके हिंदी में। तो कुछ तो पहले नज़रिया अलग था, पहले अलग तरीके से सोचते थे। अब आप टीचर हैं तो एक अब अलग टीचर हूँ, नज़रिए से। तो अब मैम सोचना पड़ता है कि हुँ। बच्चे उसको किस तरीके से ले लेते हैं बात हुँ। को और हुँ। वो कहीं कुछ ऐसा ना हो जो उनको उनकी लैंग्वेज ख़राब कर दे या धीरे-धीरे करके, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। हुँ। तो इसलिए कहीं न कहीं मैं अब बच के और थोड़ा-सा कंटेंट अपना और ज़्यादा क्लीन और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ज़ीशान, हर कोई इतना रिस्पॉन्सिबली नहीं सोचता है ना? और तुम अभी इतने यंग हो और ये सोचते हो कि मतलब मेरे बच्चों की तरफ कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हो कि कोई गलत मैसेज ना चला जाए या उनकी लैंग्वेज ना ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि मतलब बच्चे के दिमाग पे इफ़ेक्ट कर जाए, क्योंकि वो एज़ अ रोल मॉडल आपको देखते होंगे, है ना? जी। व्हेन यू आर अ टीचर तो आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते होंगे। सो वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जी। वेरी नाइस। मुझको जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, तो अच्छी बात ये है कि उस स्कूल के जो एमडी हैं, जी। तो वो काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। वो समझते हैं ये चीज़ें, ये आर्ट को समझते हैं। तो उन्होंने कुछ तो एक ग्रुप भी स्टार्ट किए हुए हैं वहाँ पे, एक क्लब स्टार्ट किए हैं। तो उसमें अच्छा। स्टैंड अप कॉमेडी का मुझको दे दिया गया है ओह कि तुम वाओ! बच्चों को सिखाओ। हुँ। बट कहीं न कहीं मैं घबराता हूँ कि क्योंकि जोक्स में तो अलग-अलग तरीके के जोक्स क्रैक हो सकते हैं। तो उसमें बहुत एक लाइन रहती है, एक थिन लाइन रहती है। तो मैं घबराता हूँ। आज तक मैंने स्कूल के स्टेज पे मैंने एक भी जोक नहीं क्रैक किया, बल्कि मुझको बड़े अपॉर्च्युनिटी दिए गए, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मुझको ये है कि ये प्लेस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। हुँ। जी, तो कभी पर ये अपॉर्च्युनिटी आपको लेनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो जी। अच्छा काम करना भी सीखें। हुँ, मतलब कॉमेडी को एक अच्छे तरीके से भी प्रेज़ेंट करना बच्चों को, अगर जी। आपको अपॉर्च्युनिटी है वो, तो चिल्ड्रन विल लर्न फ्रॉम यू। हुँ। तो आप ऐसी स्क्रिप्ट बनाइए जो चिल्ड्रन फ्रेंडली हो हाँ, हाँ। और फिर ज़रूर उसको प्रेज़ेंट करिए ताकि जी। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाँ ज़रूर मैम, करना अभी चाहिए। एक ऐसा एनुअली एक फंक्शन वहाँ पे होता है हुँ, हमारे हुँ। स्कूल में। तो उसमें बच्चों को पार्ट लेने के लिए मुझको बोला गया है कि आप सेलेक्ट करिए बच्चों को और उनको सिखाइए। तो मैं कहीं न कहीं कोशिश करूँगा कि अब बच्चों को राइटिंग तो सारी होगी लेकिन हुँ, उसमें से हम कुछ फ़िल्टर कर लेंगे हुँ। कि अच्छे जोक्स ही हम लोग वहाँ पे स्टेज पे बच्चों से हाँ, कहलवाएँगे। बिल्कुल। तो हुँ, ये मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि वो भी एक ह्यूमर को सीखें और हुँ। चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना भी वो सीख जाएँगे इसी तरीके से। बिल्कुल। तो ज़ीशान, फ़ेमस तो बहुत हो गए हो आप। जी। आपके बहुत रील्स भी वायरल हो गए हैं, आपका जी। यूट्यूब चैनल भी अच्छा है। तो अब फ़ेम के साथ-साथ पेन भी है कुछ? पेन भी आता है कुछ?
हाँ मैम, मैंने आज ही जब मैं आ रहा था यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने जब मैं बस में बैठा तो एक बंदा मुझको काफ़ी देर तक देखता ही रहा। तो मैंने साइड से ऐसा हल्का सा तिरछी नज़र से देखा, तो मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी देर से देख रहा था और पहचान रहा है। पहचान रहा है या उसको लग रहा है कि मैं जान गया इसको, ये कौन है। लेकिन डर ये भी लगता है कि वो हेटर्स में से है कि फैंस में से है, ये मुझे नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में नहीं, मुझे अलग भी दूसरी जगहों पे भी मास्क लगाना पड़ेगा बचने के लिए, जस्ट इन केस। वो हेटर्स पर आपको इतना हेट नहीं कर सकते कि वो आपको पेन दे सिर्फ अपने कमेंट से वो बोल सकते हैं शायद कुछ, पर ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कि आप इतने प्यारे हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उतना हेट आपको कोई कर पाएगा ज़्यादा देर के लिए। आई होप मैम जैसे आप समझते हो वैसे ये लोग भी मेरे जो फैंस हैं और मेरे जो हेटर्स हैं, मैं ऐसा हेटर्स है ही नहीं, आप हेटर्स बोलिए ही मत ना उन्हें। ओके जो मुझको जानते हैं, जो मुझको पसंद करते हैं, जी जो नहीं करते हैं करने लगेंगे धीरे धीरे, मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं शायद वो मैसेज तक ही रहे मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी डरावनी बातें भी होती हैं। अच्छा हाँ, कि तुम यहाँ शो करने आओगे तो तुमको देख लेंगे ओह इस टाइप की। अच्छा, तो फिर एक जोक हो जाए उनके नाम। मैं आपको इंसिडेंट एक बता सकता हूँ और जोक भी मैं शेयर करता हूँ जी। क्योंकि मैं लखनऊ में आता जाता रहता था ओपन माइक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्पॉट किया था लखनऊ में ही, LEC करके एक यहाँ पे है कॉमेडी क्लब, मयंक भाई चलाते हैं उसको। तो मैं वहाँ पे एक स्पॉट किया था, तो मैंने उसमें एक जोक किया था कि मुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद है जहाँ लोग आपको इज़्ज़त दें, और लखनऊ में ये सिलसिला चारबाग से शुरू हो जाता है। तो ये जोक जब मैंने किया तो उस टाइम बाकी लोग तो हंसे, बट एक फैमिली आई थी। तो उसमें ये था कि मम्मी थी, बोरखे में थी, और उनके साथ में उनके बेटे भी थे। तो जब मैं बाहर ग्रीन रूम में खड़ा हुआ था तो उसी से निकलने का स्पेस था। तो जब वो निकल रहे थे तो मुझको घूरते हुए जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझको मारे नहीं तो ये ऐसा मैंने महसूस किया, जस्ट बाय स्टेयरिंग उन्होंने मुझको जता दिया कि मुझे पसंद नहीं आया तुमने जो कहा है। मतलब हर किसी को आपकी हर चीज़ पसंद आए ये भी ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ तो मेरी मम्मी ने बहुत स्टार्ट में मुझको सिखा दिया था। उन्होंने मुझको बताया था कि दिशांत तुम कुछ भी कर लोगे दुनिया में, तुमको सारे लोग तो पसंद नहीं करेंगे। हाँ। आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं भी पसंद करेंगे। तो उससे जितनी जल्दी तुम डील करना सीख लो या एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को, तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैं उनकी बात मानता हूँ, और मैं जो मुझको हेट कमेंट्स भी करते हैं उनको भी मैं स्माइल ही करके ही रिप्लाई करता हूँ। वेरी नाइस, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही वो है। हाँ। तो आप हमेशा अपने कैरेक्टर में ही रहते हो। Yes, ma'am. ज़िशान, कभी स्टेज पे परफॉर्म करते वक्त इमोशनल हुआ? इमोशनल मुझे मैम परफॉर्म करते वक्त तो पता नहीं चलता, क्योंकि या तो स्क्रिप्ट होती है या ऑडियंस से कुछ आ रहा होता है, उसका कमबैक वापस से उनको जवाब देना होता है। तो उस टाइम तो मुझे महसूस नहीं होता ओवरऑल पूरे शो में। लेकिन बाद में जब मैं लखनऊ से जब मैं वापस जा रहा होता हूँ यहाँ पे शो करने के बाद में, जब मैं घर पे जा रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत ही लोनली फील होता है, और मुझे एक ऐसा खालीपन सा फील होता है, और एट द सेम टाइम मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड भी फील होता है कि मैं ये चीज़ कर पाया आज। जब बहुत अच्छा शो चला जाता है तो मेरे आंसू भी आ जाते हैं। एक बार मैंने दिल्ली में एक गुड़गांव में एक कॉमेडी थिएटर करके एक क्लब है, कॉमेडी क्लब, तो मैंने वहाँ पे शो किया। तो ऐसा हुआ कि ग्रीन रूम में यूजुअली सारे लोग चले जाते हैं परफॉर्म करने के बाद, तो मैं ग्रीन रूम से थोड़ा सा आगे स्टेयर्स थे, तो मैं स्टेयर्स पे जाके बैठ गया हल्का सा, कि मुझे थोड़ा सा अकेला टाइम मिल जाएगा। और मैं बहुत अच्छा शो गया था तो मैं बहुत खुश था, तो मैंने कहा थोड़ा सा अब नॉर्मल होना भी है, कि इसको एकदम हाई भी नहीं चले जाना है कि बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद में जब ऑडियंस आई तो मुझको ढूंढ रहे थे वो लोग कि ये है कहाँ। तो पूछ के जब वो लोग आए तो जो उन्होंने वर्ड्स बोले और मेरी राइटिंग के बारे में वो बात कर रहे थे, तो मुझे वो चीज़ बड़ी मुझे उनके बारे में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि एटलीस्ट उन्होंने नोटिस करी, मेरी राइटिंग के बारे में बात की। तो ये है मैम। राइटिंग तो आपकी अच्छी ही है ज़िशान इसीलिए आप इतना अच्छा डिलीवर भी कर पाते हो, और एक्टर भी हो, आप थिएटर से भी जुड़े रहे हो। तो थिएटर पे वापस जाने का कभी मन करता है? मुझे ऐसा लगता है मैम मुझे ज़रूरत नहीं है अच्छा। वहाँ जाने की, क्योंकि मैं एक दिन में ही कई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ
क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, तो वहाँ पे मुझे पूरा एक प्रोफेशनल जैसे एक टीचर होता है मुझे वो करना पड़ता है। बट सैटरडे संडे जो मेरा रहता है वो मैं उसको फिर पूरा एक जो आर्टिस्ट होता है मैं उसी की तरह रहता हूँ। अदर देन दैट ये होता है कभी कभी पीरियड जैसे ही हमारा क्लास का ओवर होता है और आप फ्री होते हो तो मैं जो हमारा स्टाफ रूम है उसमें मैं स्विच कर जाता हूँ, मैं कुछ और ही हो जाता हूँ। फिर वहाँ पे हम लोग पूरी मस्ती करते हैं और विद अदर टीचर्स, विद योर अदर कलीग्स। टीचर्स बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। कभी कभी उसकी वजह से हम लोगों को एक्स्ट्रा पीरियड्स और दे दिए जाते हैं ये बात और है, लेकिन हाँ हम लोग एंजॉय करते हैं उसको। मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि ये भी अपना पार्ट वहाँ पे प्ले करते रहूँ, मेरा रिहर्स होता रहता है वहाँ पे। ज़ीशान, फीमेल फैन फॉलोइंग से कैसे आप डील करते हो? है फीमेल, आई एम श्योर होगी। है मैम, बट उस तरह से नहीं है जैसे कि आप जाकिर सर का देख लो या फिर मुनव्वर भाई का देख लो, तो उस तरह से तो नहीं है, बट धीरे धीरे ग्रो हो रही है ऐसा उतना बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। अच्छा। अभी लड़के ही मुझको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, डर तो नहीं रहे हो कहीं गर्लफ्रेंड से कि बता नहीं पा रहे हो? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है मैम। अच्छा। थैंक गॉड नहीं है अभी। तो ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ शायद। जी ऐसा नहीं है, लड़कियां फोकस भी देती हैं। लेट्स सी। हार्ट ब्रेक हुआ है? हाँ मैम, तगड़ा वाला हुआ है। अच्छा। और मतलब उसका असर कुछ 3-4 साल 3-4 साल रहा है, तो अभी भी ये है कि धीरे धीरे ही निकल रहा हूँ उससे। और इस वजह से जैसे जैसे फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ रही है वैसे वैसे निकल रहे हो मुझे लग रहा है। हाँ मुझे लगता है उधर से हीलिंग हो रही है थोड़ी बहुत। जी। तो जो तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है ज़ीशान, उसको कभी कॉमेडी में लाए हो अपने? कॉमेडी में आई थिंक मैम नहीं लाया हूँ, बट मैं जब कोई पेनफुल रहता है बात रहती है रिलेशनशिप को लेके, जब मेरे दिमाग में वो बात आती है तो कभी ना कभी मैं कुछ ऐसा लाइंस लिख देता हूँ। तो और वो बहुत ही ऐसी होती हैं कि मुझको जो तकलीफ़ मिली है उस तरफ से, तो मैं उसको एक उसकी वजह से मैं ख़ुद को दबाऊंगा नहीं और आने वाले टाइम में मैं अपने आप को उतना ही ऊंचे ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो 4 साल या 3 साल जो भी बर्बाद हुए मुझे ऐसा लगता है जो वेस्ट हुए, तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखी भी ये चीज़ थी कि जिस दिन मुकम्मल ज़ीशान होगा आसमान के लिए एक आसमान होगा। तो इस तरीके की लाइंस मैं लिख देता हूँ मैं उसको। तो ये तो आपके फादर के भी जीन्स आ गए हैं आपके अंदर, वो पोएट हैं। हाँ जी, मुझे वही है कि एक कॉम्बो है। और तो आपने दोनों का बेस्ट ले लिया है मुझे लग रहा है, अपने फादर की पोएट्री और अपनी मदर का ह्यूमर। हाँ मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ और कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ भी कर पाऊँ और कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट जो हो तो हो और दूसरों को भी, सामने वाले को भी, जो भी मुझको सुने और उसको भी अगर वो हंसी नहीं आए तो कहीं ना कहीं पोइट्री के थ्रू उसको मोटिवेशन मिल जाए लाइफ के लिए, होपलेस नहीं हो। तो ये मैं कहना चाहूँगा इस बारे में। जैसे ज़ीशान, हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिखते हो और वो आप जब डिलीवर करते हो आपका एक इंटेंशन रहता होगा, कोई इंटेंशन से आप लिखते होगे, आपका कुछ और पर्सपेक्टिव से आप लिखते होगे, पर कभी ऐसा हुआ है कि ऑडियंस ने वो कुछ और पर्सपेक्टिव में ले गए हों वो चीज़ और वो कुछ और ही समझ बैठे आपकी राइटिंग के लिए? जी, ऐसा कभी हुआ है? मैम क्योंकि मैं पहले इंग्लिश में करता था, फिर मैंने हिंदी में उसको करना स्टार्ट किया स्टैंड अप को, क्योंकि मैं यूपी में था तो यहाँ पे हिंदी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं सुनना। तो मैंने हिंदी में, क्योंकि वो एक जो 1 आवर लिखा है और उसको जब मैंने यूट्यूब पर डाला है तो यूट्यूब पर उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला था, बट इंस्टाग्राम पे जो रील पड़ी थी वो 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स की, वो बहुत वायरल हो गई। तो वो जो रील्स वायरल हुई हैं उसमें बेनिफिट ये हुआ कि उसकी रीच तो दूर तक गई, लोगों तक पहुंची, बट कहीं ना कहीं वो एक स्मॉल पार्ट पहुंचा। अच्छा, तो लोगों आधी को बात पहुंची, बहुत आधी बात पहुंची। और क्योंकि अब लोगों के अलग अलग तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि जितनी समझ जिसकी है उस हिसाब से वो इंसान समझ रहा है, वो उसको समझ रहा है और उस हिसाब से वो उसको कमेंट में वो उस हिसाब से अपना एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। तो मैं जिन्होंने भी ऐसा कमेंट किया है या कम देख के कुछ अपना आइडिया लगा लिया है, उसको कुछ और समझ गए, उनसे बस मैं यही कहूँगा कि पूरा शो देख लीजिएगा एक बार, तो शायद आपके सारे डाउट्स चले जाएंगे। और शायद नहीं, मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि कोई ऐसा किसी को हर्ट करने का मेरा स्टैंड अप में ऐसा कुछ है ही नहीं, और आपको भी इन द एंड मज़ा आएगा शो देख के। मतलब अगर कॉमेडियन की आप
रील देख रहे हो तो कॉमेडियन की तरह कॉमेडी मतलब हंसने को मिलेगा यही सोच के देखिए, उसको सीरियसली लेने की हाँ। ज़रूरत नहीं है। उसको सीरियसली नहीं लेने की ज़रूरत है। जब तक आप पूरा शो नहीं देख लो, उसमें भी कुछ सीरियस मुद्दे भी हम लोग बात भी करते हैं, जी। बट सिर्फ उन्हीं को सीरियस लीजिए। और पर बल्कि ज़ीशान, जब आप ऐसी रील्स क्रिएट करते हो, ये तो आप ही ने रील बनाई होगी ना 40 सेकंड 30 सेकंड, तो आप प्रिपेयर तो होते होगे कि इस रील का ऐसा रिएक्शन भी आ सकता है। बताइए, ये तो अब आप शैतान वाली आपकी एक आ रही है, ये तो आपको लगता होगा पक्का, ये तो आप प्रिपेयर्ड होते होगे कि अगर मैं ऐसा डाल रहा हूँ तो ये वाले परसेप्शन के लोग भी ऐसा देखकर ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं, तो मतलब मेंटली कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड तो होते होगे ट्रोलर्स के लिए भी। मैम, मेरा जो सेट है उसमें मैं मोस्टली सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स कर रहा हूँ स्टार्ट में, मतलब खुद का ही मजाक उड़ाना। तो उसमें कुछ जोक्स सरकमसीजन पे हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि लोग इसके बारे में भी इतना रिलीजियस ज़्यादा ऑफेंड एस्पेक्ट हो पे ले जाएंगे। जाएंगे। हाँ, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, सच में नहीं था कि इस तरफ वो बात जा सकती है किसी भी तरीके से। क्योंकि हम लोग नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली मैरिज के बारे में भी हम लोग कितनी बातें करते हैं, हंसी मजाक हो जाता है उसमें। जी। तो वो भी एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई रिलीजन में ही उसको लेके जा रहा है तो वो भी एक प्रॉफिट की हमारे एक सुन्ना ही है, सुन्नत ही है। और सेम ये सर्कमसीजन इज़ द सेम थिंग। तो हम उसके अराउंड हल्का सा अगर प्ले कर लेते हैं तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा था कि लोग ऐसा हर्ट हो जाएंगे। बट अगर ऐसा हुआ है, उनको कुछ बुरा लगा है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट ये है कि मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। इंटेंशन आप जब पूरा शो देखेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। कभी कभी हम नहीं सोच पाते हैं कि इस तरीके से भी लोग उस बात को ले लेंगे। मेरे ख्याल से फेम और ट्रोलर्स और फैन फॉलोइंग ये सब साथ साथ ही चलता है। बट अच्छी बात यह है कि आप इस बारे में बात करते हैं, अपनी बात को क्लियर करते हैं, जो कि रेयरली ही कोई करना चाहेगा। तो क्लियर करके आप अपने ट्रोलर्स को फ़ैन बना रहे हैं। हाँ मैम, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे क्रिटिक भी पसंद है, मुझे फैंस भी पसंद है। बट मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई मिसअंडरस्टैंड करके कुछ मुझको कोई हेट कर रहा है। तो उस पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरा एक वक्त वो भी था कि मैं दूसरा अकाउंट बना के खुद की रील पे कमेंट करता था। अच्छा। तो वो भी टाइम मैंने देखा। तो अब कोई इंसान अगर मुझ पे मेरी रील पे कमेंट कर रहा है, अपना टाइम निकाल के अपना टाइम दे रहा है, तो मुझे उसकी वैल्यू है कि वो एटलीस्ट अपना टाइम दे के उसने कुछ टाइप किया है। भले से उसने जो लैंग्वेज यूज़ की है, जो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, उसकी भी स्पेलिंग गलत है, तो मैं बोल देता हूँ कि यार इसको करेक्ट करो। टीचर आ जाता है आपका बाहर, तो टीचर आ जाता है। जो तुम स्पेलिंग में ज़रूर करेक्ट करवा देता हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि एटलीस्ट तुम स्पेलिंग सही लिखो, जो भी आप लिख रहे हो उसमें मिस्टेक नहीं करो। तो मुझे अच्छा लगता है जिस भी तरीके के कमेंट्स करते हैं, बट पूरा शो देख लो प्लीज़। उसके बाद में सब। ज़ीशान, अपने किसी ऐसे शो के बारे में बात करना चाहोगे जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ ही बेकार था, मैं गया ही क्यों उस शो में? कभी ऐसी वो फीलिंग आई है कि माइक नहीं चल रहा, ऑडियंस बेकार है, क्राउड नहीं हंस रहा, मतलब ऐसी कोई ऐसा कभी कुछ कोई स्टोरी है? हाँ मैम, मैं ट्रायल शो की ही बात करना चाहूँगा। अपने सीडी में मैंने पहला ट्रायल शो डाला था। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि कुछ जो नोइंग लोग हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल मेरा है, तो एटलीस्ट वो लोग तो आएंगे। लेकिन उस दिन तो बिल्कुल ही वो सरप्राइज़ हो गया था मैं वहाँ पे पहुँच के कि कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। फिर इन द एंड ये हुआ कि अच्छा, मेरा ये भी है कि मैं अगर आया हूँ तो मैं शो करके जाता हूँ, भले से एक इंसान हो या दो इंसान हो। जैसे उस बच्चे के लिए ही किया आपने पहला हाँ, अपना वो जो ट्रायल शो। तो सेम मैम यही था कि उसमें भी यही चीज़ थी कि कम लोग थे, बट फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब माइक है और मैं हूँ और ये सामने ये ऑडियंस बैठी है। अब इनको मुझे पूरा शो किसी भी तरीके से इंगेज करना है और उनको अपने जोक्स सुनाने हैं। तो मैंने वो पूरा करके और उसके बाद में मैं उनके साथ में एक लाइव जाके उनको मैंने थैंक यू बोला और बाकी सबको हाय बोलने को बोला जो मेरे फॉलोअर्स हैं, और फिर मैं वहाँ से वापस चला गया। बट मैं शो कंप्लीट करके गया उनको। अपना फेमस कोई जोक सुनाओ ज़ीशान। लखनऊ के बारे में ही मैं बताना चाहूँगा। एक जोक और मैंने लिखा था यहीं पे, और वो इस तरीके से है कि लाइफ बहुत मुश्किल है और ख़ासकर मुस्लिम लड़कों के लिए, लेकिन यहाँ पे लखनऊ बहुत अच्छी जगह है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कहीं पे घूमना तो वो चौक जा सकते हैं, अगर कुछ खाना चाहते हैं तो हज़रतगंज जा सकते हैं, अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो लुलु मॉल जा सकते हैं। तो ये जोक मैंने किया था। तो इस पे बड़ा ऑडियंस का अच्छा रिएक्शन आता है यहाँ पे।
और अब इसके ऑपोजिट कोई ऐसा शो जो बिल्कुल ही मैजिकल हो और लगा हो कि ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, आज तो मतलब मेहरबान है भगवान भी और सब। हाँ मैम, ऐसा भी हुआ है और वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि कभी भी आप दूसरे शहर जब जाते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मैं नहीं जाता हूँ। कि मैं ये सोच के जाता हूँ कि हाँ ठीक है, हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है नहीं भी, बट मुझे एक बैलेंस रहना है। अच्छा भी हो सकता है कभी, तो ऐसा नहीं है। मम्मी बोलती थी कि हवा में नहीं उड़ने लगना, तुम ज़मीन पे ही रहना। तो वही एक शो था गुड़गांव में जो मैंने किया था। तो उसके बाद में बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, बल्कि उस वक्त वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं ऑलरेडी और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने आके मुझसे मिलना, और क्योंकि मैं पोकर फेस करता हूँ, मैं एक्सप्रेशन नहीं देता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं होल्ड करके रखता हूँ। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें नोटिस करी, उसकी बारीकी जो मैंने उसमें एक कैरेक्टर क्रिएट करके जो प्रेजेंट किया है अपना स्टैंड अप, तो उसकी उन्होंने जब बात करी उसके बारे में और मुझको बताया। और इन बिटवीन शो ही एक बंदा मुझको आईडी मांगने लगा था कि टेल मी योर इंस्टा आईडी, और मुझे नहीं पता क्यों वो लोग मुझको शाहिद शाहिद कह रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे पसंद आई वो सारी चीज़ें और वो शो बहुत ही अच्छा गया था इसमें। काफ़ी मोटिवेशनल रहा होगा वो। जी। और उसके बाद जो आपने शोज़ किए? उसके बाद मैम जो मुझको ऑफर्स आ रहे हैं, तो मेरे साथ थोड़ा सा ये इशू है कि मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूँ। मुझे स्कूल्स के बड़े आ रहे हैं मेरी सिटी से, हाँ। और मेरा ये है कि मैं अलग कोई एक शो क्रिएट करूँगा जिसमें वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए मैं एक अलग एक शो क्रिएट करूँगा, तो मैं बच्चों में जाऊँगा। ऐसे तो मैंने जो ये शो क्रिएट किया इसका एक फॉर्मेट अलग है, और इसका मैं आपको शो का नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मेरे शो का नाम है एक दिन ये फटेगा। अच्छा। तो आप समझ सकते हो। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं शो डालना चाह रहा हूँ, मैं दूसरे सिटीज़ में शो डालना चाह रहा था लास्ट टाइम, तो पहलगाम हो गया था। तो वो जब इंसिडेंट हो गया तो मेरा बिल्कुल बहुत सारी वहाँ से चीज़ें आई जो बहुत नेगेटिव थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको जो मेरे शो में मजाक में मैं बात कहना चाह रहा हूँ, कहीं लोग उसको सीरियसली नहीं ले लें। तो मैंने उसको होल्ड करा, तो मैंने नहीं जोक्स किए उस टाइम पे, जो भी जोक्स किए नए ट्राई करके किए। तो अच्छा मौका रहेगा और अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा जब सब ऐसा चाहेंगे खुश होना, तो मैं तब वो शो वैसे मौका अच्छा देख के करना चाहता हूँ। तो अपनी राइटिंग में कंट्रोवर्शियल चीज़ें मतलब पर्पसली लाते हो कि आ जाती हैं? मैम एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों के पास में हम लोगों का एक राइटिंग स्टाइल है कि जैसे कि पोइट्री में पोइट्स लिखते हैं कि कुछ एक वर्ड्स हो गए, उसके राइमिंग में क्या वर्ड आ रहा है। तो कुछ एक वर्ड्स हो गए जिनके दो मीनिंग हैं। तो सेम चीज़ हम लोग इसमें करते हैं। उसमें कभी कभी एक चीज़ ठीक भी हो जाती है, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल भी आ जाता है। बट हाँ, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल हैं कि आइंदा से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरा भी, पहला ही वीडियो मैंने डाला है। बट आइंदा के जो भी वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए, मैंने जो भी नया कंटेंट लिखा है वो बहुत ही फैमिली से जुड़ा हुआ है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। उससे मैं हाँ एक शेयर भी करना चाहूँगा आपसे। मैंने एक नया जोक ये लिखा था कि हमने मेल्स ने फीमेल्स के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। जैसे कि मम्मी के बारे में हम लोगों ने कहा हुआ है, माँ के पैरों के तले जन्नत होती है ना। हम लोग ये भी कहा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब मैं लखनऊ आ रहा था तो मैंने एक ट्रक पे देखा था ये लिखा हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बट वही ट्रक वाला जब उसको बिल्ली क्रॉस कर गई थी तो वो काफ़ी देर तक ट्रक रोक के खड़ा हुआ था। तो मुझे ये हाँ सुपरस्टिशन। तो मुझे ये कि आप ड्राइवर हो कोई बात नहीं, बट आप भी पढ़ो थोड़ा सा, सिर्फ बेटी ही मत पढ़ाओ। तो ये चीज़ मुझे ऊपर से फीमेल्स को मैं ये भी देखता हूँ कि उनको बहुत ही उनको क्रेडिट नहीं मिलता बहुत सारी चीज़ों का जो दिया जाना चाहिए। तो इस पर मैंने एक बात बड़ी नोटिस करी कि उनसे हमेशा ये पूछा जाता है कि आप ड्राइविंग में अच्छे हो कि नहीं अच्छे हो। ड्राइविंग वाली बहुत आती है बात कि आप स्कूटी ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन घर कौन पूरा चला रहा है इस पर कोई कभी बात नहीं करता। वाह, बहुत। तो मैंने ये चीज़ भी एक अपने ही नया जो सेट है उस पर मैंने इस बारे में बात भी की। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि एक बार इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम सारी फैमिली को, मम्मी पापा को छोड़ के बाकी हम सारे भाई बहन मम्मी हम सारे नानी के यहाँ गए हुए थे। तो जब हम वापस आए
तो जो घर की हालत थी मतलब हमारे यहाँ कुछ पेड़ वगैरह भी लगे हुए थे, तो उसके सारे पत्ते नीचे पड़े हुए हैं, दीवारों में जो जाले लगे हुए थे, तो बिल्कुल हालत ख़राब थी। तो मैं यही मुझे उस दिन समझ में आई ये बात कि अगर मम्मी लोग नहीं हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि घर का माली कौन है और घर का मालिक कौन है। तो ये चीज़ मैंने लिखी थी। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये इस टाइप की राइटिंग जो अब आप कर रहे हो, जो सोशल कॉजेज़ को लेकर ह्यूमर जनरेट करना और अपना मैसेज पहुंचाना ह्यूमर के थ्रू, और एक मतलब इफेक्ट लाना सोसाइटी में अपने ह्यूमर के थ्रू, आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक। तो अगर आप ऐसी राइटिंग करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके कभी भी कोई ट्रोलर्स होंगे। आई थिंक सब आपके फ़ैन, वैसे भी आपके सब फ़ैन ही हैं, और आगे भी इस राइटिंग के साथ तो ज़रूर, मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, आप बेनिफिट भी कर रहे हो, है ना, सिर्फ हंसा नहीं रहे हो, मतलब थोड़ा सा लोगों को सोचने में भी मजबूर कर रहे हो। तो ज़िशान का जो जहन है वो बहुत देर तक रहेगा लोगों में, जब इस टाइप की बातों से झंझोड़ा जाएगा इंसान। जैसे ज़िशान आपने बताया कि आपको बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स भी आए आपके कुछ वीडियोस को लेकर या कुछ रील को लेकर, जो कि एक पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग वीडियो था और बिना वीडियो देखे लोगों ने आपको ट्रोल किया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल लोग ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, ईज़िली ऑफेंड हो जाते हैं, या उनके पास एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि वो ऑफेंड होके बहुत ही, मतलब होता है ना तिल का तार बनाना, ऐसा कर देते हैं? मैम सोशल मीडिया से बेनिफिट भी बहुत हुए हमको, और कहीं ना कहीं एक कुछ नुकसान भी हैं उसके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नुकसानात हैं उनमें से एक ये चीज़ है कि आप को नाम भी बहुत जल्दी मिल जाता है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि कभी कभी आपकी बात को लोग सही तरीके से नहीं लेते, कभी कभी उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, कभी कभी कुछ पार्ट कट के करके आप क्या आपको लगता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड आपको तब करने लगते हैं जब आप ज़्यादा फेमस होने लगते हैं? हाँ, ये तो फैक्ट है मैम, क्योंकि अगर आपको 10 लोग जान रहे हैं खाली, तो उसमें मिसअंडरस्टैंड कर भी रहे हैं तो भी आप पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन फ़र्क तब पड़ना शुरू हो जाता है जब वो नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर 1000 लोग आपको सेम चीज़ पे आपको ट्रोल कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वो बियर कर सकता हूँ, मुझे ये मालूम है, क्योंकि मेरी उतनी एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है। क्योंकि मुझको ये अंदाज़ा है अब कि कुछ ऐसे हैं लोग, कुछ एक सिटीज़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी राइटिंग को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं वो पॉजिटिव चीज़ लेके ही चलता हूँ, और जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं मैं उनको रिप्लाई भी अच्छे से देने में बिलीव करता हूँ, और लेट्स सी क्या पता आने वाले टाइम में वो भी। तो कभी ज़िशान सोचा है कि अपनी राइटिंग को बुक में कन्वर्ट करो, अपना जो इतना सुंदर लिखते हो? मैम मैंने एक बुक लिखा हुआ है। अच्छा। यस मैम, लेकिन ये काफ़ी, इसको भी 9-10 साल हो चुका है। पहले मैंने जब मुंबई में था तो मैंने पोइट्री बुक लिखी थी, हील योर सोल करके। अच्छा। और सेल्फ पब्लिश किया था उसको। और एक प्ले भी मैंने, आपने जो बोला, आई थिंक पता नहीं आपने कैसे गेस कर लिया उसको। लेकिन मैंने इसको, ये जो मैं इंग्लिश में करता था, मैंने उसको प्ले में ही कन्वर्ट कर दिया था। और क्योंकि मैं थिएटर करता था तो मैं चाहता था कि उसको एक बार स्टेज करूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मैं मिस्टर बीन, आपने नाम सुना होगा जी। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था। तो वो स्टेज शो करते थे, तो वो जिस तरीके का स्टेज शो करते थे वैसा मैं करना चाहता था। तो उसी थीम पे मैंने वो पूरा प्ले लिखा था और उसको रजिस्टर भी कराया था। अच्छा जी, तो वो तो आप अभी भी कर सकते हो? हाँ मैम, कर सकता हूँ, बट इंग्लिश में है तो आई थिंक प्लेस देखनी पड़ेगी कहाँ पे उसको मैं ले जाके प्रेजेंट करूँ। आई थिंक मुंबई या दिल्ली अच्छी जगह रहेगी। मुंबई और दिल्ली में करिए उसको प्रेजेंट। अब इतने मेहनत किया है तो वो आना तो चाहिए ही सबके सामने, है ना। जैसे ज़िशान, ये यूट्यूबर्स हैं जो रोस्टिंग, आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है विद आवर जेन ज़ी, की रोस्ट कर रहे हैं, जो ट्रोल मतलब बोलते हैं या नेगेटिव कमेंट्स जो बोलते हैं, पर आजकल रोस्टिंग बोला जाता है उसको, है ना। तो ये तो जेन ज़ी करती है सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये मतलब क्या लगता है आपको, ये ऑनलाइन वर्ल्ड का जो ये रोस्टिंग का जो ट्रेंड है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, और इसका बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, बिकॉज लास्ट टाइम कॉमेडियंस ने एक AI भी करके भी स्टार्ट हुआ था। तो उसको भी फिर बैन कर दिया गया था। वो एकदम से वीडियो उनकी पूरी यूट्यूब पर फटी थी। तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, बट ये एट द सेम टाइम वो कुछ ऐसा था जो शायद माइनस के लिए वो चीज़ ठीक नहीं थी शायद, इस वजह से।
और अभी समय रैना का जो शो लेटेंट जी। तो उसको भी इसी रीज़न की वजह से वो स्टॉप किया गया था, शायद वो वापस से स्टार्ट करने वाले। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे मूवीज़ में होता है कि सेंसर कर देते हो आप, तो एट द सेम मतलब इन दिस ऑल्सो, इन दिस फील्ड ऑल्सो कॉमेडियंस के लिए भी, या फिर यूट्यूब पे अगर कुछ है ऐसा, तो उसको भी एक आप सर्टिफिकेट दे सकते हो और उसको कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ताकि एक स्पेसिफिक जॉनर, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस तक ही वो ऑडियंस तक पहुंचे। पहुँचे और बच्चे या माइनस उसको रीच तक ना कर पाए। पर वो तो यूट्यूब का है कि माइनर चैनल, पर हाँ। प्रॉब्लम ये है कि जो माइनर्स हैं वो पेरेंट्स के चैनल से सब देखते हैं। उनके अपने चैनल ना भी हो तो वो सर्फिंग जो करते हैं वो अपने पेरेंट्स का जो यूट्यूब है उसी से फ़ोन से यूजुअली करते हैं। तो वो वाला एक रिस्ट्रिक्शन जो मूवीज़ पे है कि थिएटर में पेरेंट्स लेके ही ना जाएं, पर यूट्यूब पे वो शायद ना हो पाए, क्योंकि यूट्यूब तो फ़ोन पे ही अवेलेबल है, तो वो तो कोई भी ऑपरेट कर सकता है। फिर ये पेरेंट्स को ही शायद थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। मुझको मैम ऐसा लगता है बीइंग एन आर्टिस्ट भी आपको दोनों मतलब पेरेंट्स तो ठीक टेक केयर करें भी, उन पे नज़र रखें भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने। और जैसे कि जाकिर सर का मैं कंटेंट देखता हूँ, बहुत ही क्लीन बहुत रहता अच्छा है है, और बहुत बहुत अच्छा अच्छा। कंटेंट रहता है, तो उनको ऐसा कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। और वैसे हम लोग जो नॉर्मली जिस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो हम लोग हंसते हैं, कोई मोटा दिख जाता है तो मोटा बोल भी देते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। बट लेकिन इस बट चीज़ जब को, आप एक स्टेज पे जाते हो तो हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती जाती है। है, तो वो एक उसको नॉर्मल ना कर दें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी, जी। ताकि एक एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। और क्योंकि एक राइटर है, उसकी वो और लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं, कोर्स। लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे, तो जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे अभी आपने थोड़ा सा कुछ सुनाया था, जो आप राइटिंग कर रहे हो, जो सोशल कॉज के साथ जो एक ह्यूमर जा रहा है, वो बहुत ही मेरे ख्याल से लोग पसंद करेंगे उस चीज़ को, जो आपका नया आपने जो करा है। ज़िशान, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कौन कॉमेडियन ही है या कोई और? मैम इंस्पिरेशन कॉमेडियंस में अगर आप पूछोगे तो कई सारे हैं, कुछ फीमेल कॉमेडियंस भी हैं जो अच्छा। मुझको बड़ी पसंद है। उनका जो जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, और क्योंकि मैंने बहुत शुरू से उनको देखा हुआ है, तो जो कुछ इतनी नाम ले लीजिए। जी, एक सुमायरा शेख करके एक है मैम, वो बहुत अच्छा इस वक्त कर रही हैं, अभी बिग बॉस में भी वो गए थे, तो वो मुझको बहुत पसंद है और उनका कंटेंट मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। और जिया सेठी करके एक मैम है, तो उनसे भी काफ़ी सीखा है, जिस तरीके से वो जोक करते हैं और जिस तरीके से वो उनकी स्टेज प्रेजेंस रहती है, तो ये मुझको दो बहुत पसंद है कॉमेडियंस, फीमेल कॉमेडियंस। उसके अलावा जाकिर सर तो ऑल टाइम फेवरेट है, और वो भी मुझको बहुत पसंद है। तो उन्हें वो जैसे ये लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो आप इनसे सीखते हैं और उनके ही तरीक़ों को भी अपनाते हैं? हाँ मैम, तरीका तो कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट रहे। मैं मुंबई में जब पहले परफॉर्म करता था, तो मैंने एक कॉमेडियन आशीष डैश करके होते थे, तो उनकी अभी उतनी पॉपुलैरिटी यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि उनका कंटेंट मोस्टली इंग्लिश में रहता है। अच्छा। तो वो डार्क जोक करते थे, तो जो स्टाइल उनका था वो मैंने उनसे, वो जो स्टाइल था वो मुझे बड़ा उनसे सीखने मिला था, तो मैंने वो चीज़ ट्राई करी कि मैं खुद करके देखता हूँ इसको और ये कैसे जाता है, मैं ट्राई करता हूँ। तो वो धीरे धीरे करके मैंने उनसे जो सीखा वो मैं अपने आर्ट में लेके आया, मैं अपने शोज़ में वही करता हूँ। तो मैं उनको भी बहुत थैंकफुल हूँ, और जो ऑडियंस मुझे फॉलो करती है, प्लीज़ उनका भी कंटेंट देखना, आप लोगों को पसंद आएगा। वेरी नाइस। ज़िशान, आपका कोई क्रेज़ी फ़ैन मोमेंट है? चाहे वो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग हो या मेल फ़ैन फॉलोइंग हो? मैम ये तो आई थिंक सारे फीमेल फ़ैन फॉलोइंग्स जो हैं वो सारे जाकिर सर और मुनव्वर सर के पास चले गए। अच्छा, ऐसा तो है हमारे क्या? पास कुछ नहीं आ रहा है। बट हाँ, कुछ मेल फैंस हैं जो ऐसा मुझको कमेंट करते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई दिल्ली कब शो लेके आओगे, या फिर मेरठ कब शो लेकर आ रहे हो। तो उसमें से एक मेरठ के एक हैं, तो उनका नाम मुझको अभी इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है, बट उन्होंने मुझको मैसेज किया था और बड़े प्यार से उन्होंने बोला था कि तुम जब आओगे मुझको बताना, मैं तुमको घर की बिरयानी खिलाऊंगा। अरे वाह! तो बिरयानी तो फेवरेट है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगा,
तो शो से ज़्यादा बिरयानी के चक्कर में हो सकता है मेरठ पहुंच जाए। हाँ मैम, देखता हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए कम से कम कुछ एक स्मॉल गिफ्ट करके, एक होता है ना कि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा उनके लिए कुछ भेज देता हूँ जब तक मैं मेरठ नहीं जाता हूँ। वेरी नाइस। ज़ीशान, अभी अभी भी आप काफ़ी यंग हो, बट इससे और यंग अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो अपने यंगर सेल्फ को, तो क्या एडवाइस दोगे? मैम मेरे साथ में जब मैं छोटा था तो बड़ी सारी ऐसी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मैं सोचता था कि ये तो नहीं करने हैं। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ ये कैसे हो गया, मैं बड़ा सरप्राइज़ भी होता हूँ। तो कुछ एक ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, जैसे कि कुछ पड़ोस में ऐसा कुछ झगड़ा हो गया किसी से, तो मैं अचानक से ऐसा पत्थर उठा के फोड़ देता था। अच्छा। तो फिर उनकी पूरी फैमिली हमारे घर पे आती थी और मम्मी God. पट्टियाँ बांधती थी फिर उनके। फिर ये सब मुझको, अब मैं सोचता हूँ तो मुझको हंसी भी आती है, बट मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं कैसा था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था मुझको। और एक और इंसिडेंट मुझको याद आता है, ये पता नहीं इसको कट करना पड़ेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझको याद आ गया। जब कभी मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे घर में, तो मुझको बोला जाता था कि तुम टी लेकर उनके पास में जाओ। तो मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगती थी ये चीज़। एक तो उनके सामने जाना, क्योंकि मैं शाय तो था, मुझको नहीं पसंद आता था, लेकिन वो एक काम होता है क्योंकि घर में कोई है नहीं और छोटा। तो छोटे का काम ये होता है कि तू ग्लास ले आ, तू चाय ले आ, तो मुझको चाय के लिए बोला जाता था। तो एक बार मैंने चाय में स्पीड कर दिया था तो ये चीज़ मैं सोचता हूँ तो मुझे ये बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये चीज़ मैं खुद को एडवाइस भी करता हूँ कि ये तो मतलब शैतान थे आप, मेरे को इंट्रोवर्ट तो कहीं से नहीं लग रहे हो आप थे। नहीं तो मैम, वैसा था कि एक पता नहीं क्या हो जाता था, एक सेकंड के लिए कुछ ऐसा होता था और मैं कुछ तो फितूर खतरनाक कुछ कर देता चढ़ता था, कुछ फितूर हाँ, तो चढ़ता और था। उसके बाद में फिर नॉर्मल इंट्रोवर्ट। तो ऐसा तो रहा हूँ। ज़ीशान, आप क्या चाहते हो, आपको फैंस किस चीज़ के लिए याद रखें? मैं अपने शोज़ में बहुत सारी चीज़ें डालना चाहता हूँ जोक्स के अलावा, कि क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं चाहता हूँ कुछ सीख के भी जाए और कुछ इमोशनल उतार चढ़ाव भी वो महसूस करें। तो मुझे अगर कोई याद करे आने वाले वक्त में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बताई हुई चीज़ें जो सीखे हैं मुझसे, तो जिससे उनको बेनिफिट हुआ हो अपनी लाइफ में, तो उस वजह से मुझको याद करें। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं याद करने के लिए, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूँ अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद भी करेंगे, आपके शोज़ में भी आएंगे और खुशी होकर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है। थैंक यू मैम, थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच मैम। आज की बातचीत सिर्फ फ़नी नहीं थी, इमोशनल, ऑनेस्ट और डीपली इंस्पायरिंग भी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेहा शर्मा मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक कीप लाफिंग, कीप हीलिंग एंड कीप वाइबिंग विद नेहा। थैंक यू।